है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों आज है रविवार, तो रविवार को हमने क्या करना है कि रिवीजन करना है। जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं प्रीवियस, उन सारी क्लासेस का निचोड़ ये क्लास आपका संपूर्ण रिवीजन कराएंगी। जिसमें अगर इससे पहले मैंने 10 क्लासेस ले चुकी हैं, लगभग 10 से 12 क्लासेस, जिसमें मैंने स्टोन, ब्रिक, लाइम और सीमेंट को कंप्लीट किया है। तो आज की इस क्लास में ये पावर पैक के तरीके से आपके लिए काम करेगा, जिसमें आपको 4 टॉपिक बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल में आपका रिवाइज होगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे क्लास लेते होंगे तभी आपको इस क्लास का फ़ायदा होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे, जो हमारे दोस्त, जो हमारे भाई, जो हमारे अजीज़, जो हमारे मित्र डेली क्लास लेते होंगे, उनके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो आज क्लास लेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। पर जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हुआ सुजान और असरी यावत जाते सर पर परत निशान। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो कोई चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। तो जो मित्र हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़ते हैं उनको पता होगा कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। अगर आपने आज पहली बार क्लास हमारी देखी है तो रोज़ाना 9 से 10 बजे के बीच में हमारी ये क्लास आपको अपलोडेड या लाइव फॉर्म में मिल जाती है। तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो आज हम की क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अब आज की क्लास के क्वेश्चन कितने हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल स्लाइड है लगभग 70-77 स्लाइड है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे स्टोन ब्रिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग आराम से अपने कमर को कस लीजिए और जो है अपने क्वेश्चन को देखिए और उत्तर दीजिए कि क्या कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भैया पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका स्टार्ट होता है और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है सैंडस्टोन से, जहां आपको बताना है कि सैंडस्टोन आपकी कौन सी राख होती है। तो भैया आपको बता दूं कि जो आपके सैंडस्टोन होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और आपकी जो है इसके अंदर सिलिका की मात्रा प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम जो है सैंडस्टोन को सेडिमेंट्री और सिलिशियस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो भैया मार्बल जो आपका है एक प्रकार का, अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए हम लोग कैल्शियस रॉक कहते हैं। और मार्बल जो है आपका, ये आपका जो है लाइम स्टोन जो कि आपकी जो कि आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसी के ऊपर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होती है। मेटामॉर्फिक एक्शन क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग डेली क्लास में अपना डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोग डेली क्लास में जुड़िए और अपने बिल्डिंग मटेरियल और सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक को मजबूत कीजिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बताएंगे, बाकी अगर आपको प्रॉपर तरीके से डेली और अच्छे एक्सप्लेनेशन से क्लास को देखना हो तो डेली हमसे 9 बजे जुड़ा कीजिए। यहाँ की क्लास में क्या होता है कि उन क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं, रिवीजन के तौर पर देखते हैं ताकि भूले ना पाएँ। क्योंकि आप लोग, मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी, मैंने कहा था कि भाई आप लोग रिवीजन करते हैं, तो बहुत लोगों का यही डाउट था भैया हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक रिवीजन कराएं जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है, जो कि आप हफ्ते भर में पढ़ते हैं। तो ठीक ऐसे जैसे मैंने आज बिल्डिंग मटेरियल का किया, तो आप जो पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बीएमसी करा दिया, तो आप जो चीज़ पढ़ते हो उसका सबका रिवीजन होना चाहिए। तो लाइमस्टोन में आपकी क्या होती है, मेटामॉर्फिक एक्शन होती है। तो उसी के साथ आपका जो है मार्बल निकल के आता है। तो मार्बल आपकी जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाइमस्टोन कैसी था कि भैया लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये दोनों आपकी जो है सेडिमेंटरी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, सेडिमेंटरी के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन लाइमस्टोन के अंदर आपका जो है ये मार्बल को जनरेट करता है, ठीक है, मार्बल यहाँ से निकल के आती है। तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट आर द टाइप ऑफ। भैया जो ग्रेनाइट आपकी होती है ये आपके इग्नियस टाइप की होती है। कैसे होती है, इग्नियस टाइप की होती है। भैया इग्नियस क्या होता है, इग्नियस आपका क्या होता है, जो आपका लावा होता है उसके सोलिडिफिकेशन के दौरान जो आपका बन के निकल के आता है वही आपका लावा कहलाता है। और ये आपकी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस के जो आपके सब टॉपिक होते हैं आपको पता होगा, प्लूटोनिक होता है, हाइपर बेसल होता है, वोल्केनिक होता है। हाइपर बेसल के अंदर इग्नाइट आपका आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, तो सिलिशियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, भैया जो स्पीड हमारी रहती है ना संडे वाले दिन ऐसे ही रहती है, क्योंकि संडे वाले दिन हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है और डेली बाय डेली हम जो क्लास करते हैं थोड़ा उसमें स्पीड कम होती है और उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो डेली आप लोग 9 बजे जुड़िए और इस क्लास को भी वीकली रिवीजन की तरफ आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस वेरी इजीली। आपको सभी को पता है कि जो बिल्डिंग स्टोन हमारे होते हैं, जो स्टोन हमारे होते हैं वो हमारे बड़े बड़े जो है आपके रॉक और वहाँ से खदानों से खोद के निकाले जाते हैं। उनके निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
कोयरिंग ऑफ द स्टोन कहते हैं। पर वो जिस साइज और साइप के होते हैं उनको डायरेक्टली हम लोग स्टोन में सोने में या कहीं पर भी अपने स्ट्रक्चर के कार्यों में यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उनके अंदर जब वो निकाल के लाते हैं तो उनका कुछ मॉइस्चर होता है, उनको आसानी से काट छाट कर हम लोग अलग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनको ड्रेसिंग कर लो। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, उनके जो साइज ज़्यादा बड़े हो, उनके जो साइज नुकीले हो, चौड़े हो, बोथरे हो, उनको शेप और साइज में करके ले आना, ताकि उनको हम लोग स्टोन में सोने में जब रखें तो आराम से उन पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और वो कहीं पर भी हमको फेल ना करें। तो ये जो प्रोसेस की जाती है उसको जस्ट आफ्टर कोयरिंग, कोयरिंग के तुरंत बाद ही की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका उत्तर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, इनमें से कौन सा एक मिनरल है। तो बता देता हूँ कि मिनरल होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि जैसे ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सब के रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। पर इन रॉक को बनाने के लिए कुछ मिनरल लगते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के अंदर कौन कौन से मिनरल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टज होता है, फेल्सपार होता है, इसी के अंदर आपका माइका होता है। तो ये 3 प्रकार के मिनरल जो होता है ग्रेनाइट को बनाते हैं। सेम ऐसा कि बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो इसमें से क्वार्टजाइट, लेटेराइट, ग्रेनाइट ये सब आपके रॉक्स के अंतर्गत आते हैं। पर आपका कैल्साइट हो गया, क्वार्टज हो गया, माइका हो गया, सब किस में आते हैं, मिनरल में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच द फॉलोइंग द मिनरल, इनमें से कौन सा मिनरल आपका कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है बेसाल्ट। बता देता हूँ कि बेसाल्ट आपका जो होता है वो इग्नियस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो इग्नियस के अंतर्गत आपका आता है। पर इग्नियस में कौन से के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता है इग्नियस में आपका प्लूटोनिक भी होता है, हाइपाबेसल भी होता है, आपका वोल्केनिक भी होता है। तो ये आपका जो होता है वो आपके वोल्केनिक में आता है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो बाहर सतह पर जमता है वही आपका होता है बेसाल्ट और ट्रेप। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेसाल्ट क्या है, क्या मेटामॉर्फिक, गलत, दोनों काट दो, मेटामॉर्फिक गलत, पहले गलत काट दो, बचा क्या, इग्नियस रॉक एंड मोस्टली कंटेन्स फेल्सपार और पायरोक्सिन। तो हाँ, आपको बता देता हूँ कि इग्नियस रॉक ये आपकी होती है और इसके अंदर मोस्टली फेल्सपार और आपका पायरोक्सिन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट मोर देन। जो आपके भैया देखो, जो आपकी स्टोन होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टोन ला करके हम लोग बिल्डिंग पर्पज में यूज कर लेंगे। उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी कुछ खूबी होनी चाहिए, खूबी होगी तभी उसका यूज कर पाएंगे। तो जो स्टोन होता है उसकी 100 मेगा पास्कल, तो पहले बात उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि 5% ज़्यादा पानी ये सोखना नहीं चाहिए, 5% पानी सोख सकता है। जैसे ही ये 10% पानी तक सोख लेता है उस स्टोन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अपने हम लोग स्ट्रक्चरल कार्यों में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे कहा जाता है कि स्टोन के अंदर आपका जो सोल्यूबल साल्ट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0% होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कर जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज फाउंड आउट बाई। आप सभी को पता है जो हरी स्टोन होती है उसकी हम लोग जो है कंप्रेसिव स्टोन को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लोग जो है क्रशिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्रशिंग टेस्ट में जो स्टोन का सैंपल हम लोग यूज करते हैं वो 40 × 40 × 40 mm का आपका वो क्यूब होता है, स्टोन का क्यूब होता है। उसके ऊपर हम लोग जो है दोनों सतहों के ऊपर जो है प्लास्टर पेस्ट कर देते हैं और फिर लोड को अप्लाई करते हैं। फिर जो लोड में फेल हो जाता है वही हमारी जो है क्रशिंग टेस्ट निकाल के आती है। तो कह रहा है कि क्रशिंग स्टोन जो हम लोग निकालते हैं वो आपके होनी चाहिए 20 से निकालते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपका ऑप्शन ए आप जो मूव जो आपका इटरेशन टेस्ट है वो बियर और टीयर के लिए होता है। हार्डनेस के लिए आपको पता हो मोस्किल होता है। इम्पैक्ट आपको जो पता है कि पेज इम्पैक्ट मशीन से हम लोग जो करते हैं ऊपर से आघात लगता है, जो उसके ऊपर टूटता है, इम्पैक्ट हो तो आघात वाला जो होता है वो इम्पैक्ट टेस्ट होता है। लेकिन पूछा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो क्रशिंग टेस्ट आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही हमारी स्पीड रहेगी। तो आप लोग भैया जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्टोन व्हिच एक्सिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक इज। ऐसा कौन सा स्टोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा फायर को रजिस्ट करता है, उसकी करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, तो भैया वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट इज फॉर्म ऑन द स्टोन बाय डिटरमाइनिंग। जिस प्रकार हमारे जो स्टोन होते हैं उनके ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि उनकी हम क्वालिटी के बारे में मालूम कर सकें। तो पहला एक टेस्ट होता है स्मिथ टेस्ट। तो स्मिथ टेस्ट जो भैया होता है स्टोन के लिए सोल्यूबल साल्ट के बारे में बताता है, सोल्यूबल उसके अंदर कितने किलोमीटर मौजूद हैं। तो ऑप्शन डी इसका तो हो जाएगा करेक्ट उत्तर होगा। पर आपको ध्यान रखना होगा, एक आपका ब्राड टेस्ट करके होता है जो कि फ्रोस्ट रेजिस्टेंस में काम आता है। फिर आपका एक मो स्केल होता है जो कि आपको हार्डनेस निकालने के बारे में काम आता है। आपने सुना होगा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाल की सबसे एक होती है, जिप्सम की 2, कैल्साइट की 3, एपेटाइट की 5, फेल्सपार की 6, ऐसे क्वार्टज की 7, कोरंडम की आपकी 9, ऐसे डायमंड की 10, टोपाज की 8, ऐसे करके जो है आपको मो स्केल नंबर पूछ लेता है। तो मो स्केल जो होता है वो हार्डनेस निकाली जाती है। एसिड टेस्ट जो है आपका ड्यूरेबिलिटी के लिए आपका जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको भी आपको साथ में याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन आपका है। अब भैया यहाँ तक तो हमारा जो कुछ था, हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमने जो है यहाँ पे स्टोन को कवर किया। ऐसे जब भी हम वीकली रिवीजन करेंगे तो उस क्लास के अंदर हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे ताकि हमारा कुछ छूटे ना, हम लोग रिवीजन करते चले रहें। ठीक है, तो हमारा स्टोन हो गया। अब स्टोन के बाद हमारा टॉपिक आता है ब्रिक का। तो भैया आप सभी को बता देता हूँ कि ब्रिक आपकी जो होती है इस साइज़ की होती है, स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा और हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से हम लोग जो है अपनी तैयारी को आगे जारी रख पाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हम कैसे जानेंगे आपका सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो भैया आपका सपोर्ट हमको ज़रूरी चाहिए। तो जो आपका ब्रिक होता है भैया, ब्रिक में हमारा जो होता है ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ की अगर बात करें तो ये आपकी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें कि इसकी जो नॉमिनल साइज़ होती है, फिर जो नॉमिनल साइज़ होती है विथ अगर मोटार, जैसे आपके घर में जब काम होता हो तो आप देखा करो कि मोटार के साथ जब मसाला मिलाया जाता है तो उसके मोटार दो ईंटों के बीच में जो मोटार भरा जाता है उसको लेकर के जो ईंट की साइज़ हो जाती है वो होती है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। यार सिविल इंजीनियरिंग में कुछ है? कुछ नहीं है, आसान चीज़ें हैं। हर कुछ तो हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि उसको हम लोग देखते नहीं उस ध्यान से। ठीक है, तो आप लोग जब भी कहीं पे काम निकलो, देखो मैंने एक जो है साइट पे काम चल रहा था, यहाँ पे जो है मृदा खोदी जा रही थी, तो हमने यहाँ जैसे पहुँचे वहाँ देखो पूरा प्रिपरेशन आपके लिए ही हिला डाला साला। मतलब जो प्रिपरेशन आपके लिए पूरी हो रही थी, अनसॉइलिंग है, डिगिंग है, क्लीनिंग है, वेदरिंग है, ब्लेंडिंग है, इनको सबको नहीं पता, पर ये काम करते हैं बेचारे, इनको क्या पता, मजदूर आदमी है। लेकिन तुम तो सिविल इंजीनियर हो, तुमको तो पता है। जाके ऐसे पूछा करो, भैया ये क्या करो, मोल्डिंग है, आपको बता दो भैया मोल्ड जो है इसका साइज़ ये होगा, ये आपका फ्रोग है। भैया कहेंगे हमें क्या पता, हम तो क्यों ब्रिक बनाई थे, हमें क्या ये सब मालूम साहब। तो वैसे भैया ना, आप तो सिविल इंजीनियर हो, आपको तो यार सब देखना चाहिए फील्ड में जा करके। ऐसे बेचारे मजदूर लोग कितना काम करते हैं, बताओ, सारा कुछ करते हैं लेकिन इनको नहीं पता है कि ये चीज़ें क्या होती है। बस उनको तो भैया ईंट बनाना है, सांचे से ईंटा निकला उनको पैसा मिल जाएगा। तो इस बात तो आप लोग एक इंजीनियर हो, इंजीनियर की तरीके से यार जियो। रास्ते पे चलो तो देखो, रोड को देखो तो रोड को देखो, तो पेमेंट याद करो, पेमेंट याद करो, सोल्जर याद करो, सोल्जर याद करो, तो बिथ याद करो, सोल्जर याद करो, तो नेशनल हाईवे याद करो। मतलब ऐसे चला करो तो मार्क, तब आपकी यार इंजीनियरिंग मजबूत होगी। ऐसे थोड़ी है कि किताबी कीड़ा बनने से होगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा, तब जा करके आपकी वैल्यूज़ बढ़े। अपनी आपकी वैल्यू को बढ़ाओ यार। कहाँ जी रहे हो, किस ज़माने में आप लोग हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, हम सबको मिलके काम करना होगा और आके देश को आगे बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रिक की। स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है ब्रिक की 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है, और नॉमिनल साइज़ जो ब्रिक की होती है 20 × 10 × 10। ये भैया नॉमिनल साइज़ क्या होती है, कोई पूछ ले तो कह दो बीस मसाला, जो मसलवा मिलावा थी ना मिस्त्री, तो कह दो मसलवा के साथ जो हुआ था साइज, वही हमारा हुआ था नॉमिनल साइज़। ठीक है, और ट्रेडिशनल ब्रिक जो होती है वो होती है आपकी 23 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 7.6 सेंटीमीटर। ये होती है आपकी ट्रेडिशनल साइज़ की। सारा कुछ रिवाइज होगा, आप आराम से बैठे रहो, सारा कुछ रिवाइज होने वाला है। अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे पीएनबी लिखा है, ये जो पीएनबी जहाँ पे लिखा है कुछ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कुछ गड्ढा सा बना है। इस गड्ढावा को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉग अपने भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में। उनको क्या पता बेचारों को, कि वो तो जानेंगे भैया साहब आप नाव लिखवाए हैं, नाव ना लिखवाए हैं। जो है भैया वो जो है की पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्या कराता है, की पॉइंट, की ज्वाइंट कराता है। जब भी मोटरवा मसलवा को ब्रिकिया के साथ जोड़ा जाता है ना, तो उनके बीच में बॉन्डिंगिया खातिर जो की ज्वाइंटवा होता है वो आपका फ्रॉग होता है। ठीक है, इसकी साइजिया क्या होती है भैया, तो 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, कहूँ कहूँ पे आपको यही 2 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी फ्रॉक साइज होती है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर क्यूब जो आपका ब्रिक होता है, 1 मीटर क्यूब अगर हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगता है, तो 500 ब्रिक लगता है। इस बतिया को भी आपको ध्यान रखना होगा। आपसे पूछे भैया एक ब्रिक जो होता है, जो ब्रिक बन के तैयार होता है, उसका वेट कितना होता है, एवरेज वेट ऑफ द जो ब्रिक होता है वो 3 से लेकर के 3.5 kg तक होता है। कितना होता है, 3 से लेकर 3.5 kg तक होता है एवरेज वेट ऑफ द ब्रिक। अब कोई आपसे पूछे कि जो वेट होता है, वेट क्या होता है 1 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक का, तो 1800 kg लगभग होता है। इस बात को ध्यान रखना। आप सबसे पूछे भैया इस ब्रिक का यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग कहेंगे वाल बनाने में। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ वाल कितनी रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। काहे का भैया, क्योंकि इसकी लंबाइया कितनी होती है, मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, मोटाइया 10 ये भी होती है और 10 एक की गहराइयों भी होती है। तो इस प्रकार 10 ही सेंटीमीटर हो सकती है मिनिमम थिकनेस ऑफ द वाल।
ठीक है। डेंसिटी अगर पूछ ले कितना होता है, 1700 लेकर के 1900 के बीच में होता है। तो ये सारा कुछ हमने थोड़ा जनरल बेसिक नॉलेज हमने ब्रिक का पूरा डिसाइड कर दिया। जैसे ही आप रोड पे चलो, कहीं ब्रिक देख लो तो तुरंत दिमाग में पूरा घुस जाना चाहिए, स्टैंडर्ड साइड, नॉमिनल साइड, ट्रेडिशनल ब्रिक, फ्रॉक प्रोवाइडर, बेटा पी, मतलब सारा कुछ दिमाग में ब्रिक का घूमने लगना चाहिए। ये होती है चीज़ें रिवाइज करने की। ऐसा नहीं ब्रिक देखा, अरे वही ब्रिक पड़ी हुई ना भाई, हमसे संबंधित है ना, हम सिविल इंजीनियर हैं तो उससे हमसे संबंधित ब्रिक हमारी है। हम ईंट देखेंगे तो कहेंगे 19 × 9 × 9, अगर हम मसाले के साथ जो देखेंगे तो कहेंगे 20 × 10 × 10, अगर हम उसका फ्रॉक देख ले तो कहेंगे 10 × 4 × 1। ऐसी चीज़ें कोरिलेट करोगे ना, तब आपके दिमाग में छपने लगेंगी चीज़ें। आपको बार बार फिर, जैसे को लोग कहते हैं भैया एकदम तुम गूगल हो गए, गूगल नहीं यार, वो दिमाग को मतलब आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देखते हो अरे हो काम हो रहा है, हो हमसे काम, मतलब नहीं, आपसे वो संबंधित है, क्योंकि अपने 3 साल के टाइम को आपने खपाया है डिप्लोमा में, आपने सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ी है, तो आपसे वो संबंधित है ब्रिक। आपसे संबंधित है सीमेंट की बोरी। सीमेंट की बोरी देखो तुरंत याद करो, सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में 0.035 मीटर क्यूब पर क्यूब होता है। अगर डेंसिटी इसकी इतनी होती है, एयर वाइड इसमें इतना होता है, टॉलरेंस इतना रखा जाता है, सारा कुछ दिमाग में घूमना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कोई माइक लाल रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। भले ही सिलेक्शन ना हो, हम कहते हैं सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ना ले, लेकिन कहते हैं ना कामयाबी, 3 इडियट मूवी देखे हो ना, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, उस काबिल तो बनो। जिस दिन तुम काबिल बन जाओगे ना, देखना 10-10 जो है आपके 4-5 जो है रख पड़े रहेंगे ऐसे रैक के अंदर, जो है ज्वाइनिंग लेटर, आप जाओगे नहीं। बनो तो काबिल, तुम काबिल होते नहीं हो, सुबह उठते हो तो लग जाते हो स्टेटस पे, व्हाट्सअप पे, और जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तुमसे कुछ बचता नहीं है। सुबह सुबह उठ के देखो तो हर कहीं तुम दिख जाते हो। तो ऐसे सिलेक्शन थोड़े ही होगा। चूतिया बना रहे हो तुम अपने माँ बाप को, खुद को, अपने आप, कि हाँ हम सिलेक्शन लेने आए हैं। लग जाओ भैया, बदल जाओ वक्त के साथ, यह वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर सिलेक्शन लेना है इस बार तो लग जाओ यार, बहुत हुआ अब, बढ़ते हैं आगे। द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक। अगर हमको ब्रिक बनानी है तो ब्रिक बनाने के लिए आपको पता है ना चाहिए ब्रिक के अंदर आपका सलीम। अब ये सलीम क्या है? सलीम वो नहीं है उसमें वाली सलीम। सलीम जो होते हैं सिलिका, क्या है? सिलिका कितना होता है? 50 से 60%। एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है आपका? 20 से 30%। लाइम क्या होता है आपका? 3 से 5%। फिर आपका जो है सलीम, लाइम, आयरन ऑक्साइड कितना होता है आपका? 2 से 5%। मैग्नीशिया आपका <1% ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम ज़रूर रटी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर सॉइल बनानी होगी, कोई भी आपकी जो सॉइल होगी, अगर उससे हमको ब्रिक बनानी है तो उसके अंदर सैंड और सिल्ट का कंटेंट अधिक मात्रा में हो, मतलब सैंड और सिल्ट आपके होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक अर्थवर्क। जैसे आपको पता है ब्रिक होती है, ब्रिक का आप देखते हो भैया बहुत सुंदर लाल रंग की प्राप्त होती है, तो वो भैया आयरन ऑक्साइड होता है। कहता है भैया हम तुमको लाल कर रहे हैं, पर अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए, जैसे चाय है, चाय में अगर चीनी अगर अपने मात्रा में होती है, क्वांटिटी में होती है, तो बहुत अच्छी लगती है, पर वो अधिक मात्रा में ज़्यादा मिठास हो जाए तो पी पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो वैसे आयरन ऑक्साइड अगर ब्रिक के अंदर ज़्यादा अधिक हो गया ना, तो वो रेड की बजाय डार्क ब्लू दे देता है। क्या देता है? डार्क ब्लू। रेड होने की बजाय क्या देता है? डार्क ब्लू दे देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मतलब आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड रेड कलर तो देता है, पर अगर वो अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या देगा? वो डार्क ब्लू कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक इन 24 आवर शुड बी लिमिटेड। तो 24 आवर तक अगर किसी ब्रिक को पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है, अगर पहली क्लास का वो ब्रिक होगा तो वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखेगा। अगर सेकंड क्लास के ब्रिक होगा अपने ओन वेट का, डाई वेट का, 22% होगा। अगर वो थर्ड क्लास का ब्रिक होगा तो मैक्सिमम पानी 25% तक सोखेगा। तो इसमें सेकंड क्लास ब्रिक पूछा तो 22% तक मैक्सिमम पानी वो सोख सकता है। तो 10, 15, 20 ये सब नहीं होगा। ये जो 24 वाला है ना, यही आपका 22 है। ठीक है, क्या है? 22% तक मैक्सिमम पानी वो सोख सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है, तो सेम यहाँ पे 28% टाइप हो गया है, तो ये 22% होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में ऐसे आ जाए तो 20% के साथ जाना, क्योंकि मैक्सिमम वो 22% तक जो है पानी को सोखता है, मैक्सिमम की बात है यहाँ पे। ठीक है, आप तो इसी चीज़ ध्यान रखना। जैसे कभी कभी एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आप लोग जो पढ़ते हो ना पहले क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भैया 10.5 होता है, सेकंड क्लास 7.5 होता है, थर्ड क्लास का 3.5 होता है। तो ये जो होता है ना, ये मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और लेकिन जो वाटर एब्जॉर्बेशन होता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन होता है कि इससे अधिक इससे अधिक पानी आपका जो है वो सोख ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है
एसिड ब्रिक, फिर आपका सिलिका ब्रिक, फिर आपकी बेसिक ब्रिक, फिर आपकी जो है न्यूट्रल ब्रिक। तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, आपको बताना है कि ये ब्रिक किस प्रकार से किस में क्या फॉर्म होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है लाइम से। अब हाँ, आपका लाइम यहाँ शुरू होता है। लाइम की कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक तरफ आपका लाइम का नाम दिया, फिर आपको दिया किस प्रकार में उनका काम कहाँ पे यूज होता है। तो जो चीज़ आपको पता है, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोलिक लाइम आपका कहाँ पे होता है, लाइम के मोटर बनाने में होता है। तो लाइम मोटर बनाने में होता है, तो सी का हो जाएगा कि आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके बात करें कि जो कि फैट लाइम हो गया, जिसको हम लोग व्हाइट लाइम कहते हैं, उसी को हम लोग रिच लाइम कहते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रेट लाइम कहते हैं, उसी को हम लोग पोर लाइम भी कहते हैं, जो कि आपका व्हाइट वॉशिंग में और आपका जो प्लास्टर वर्क में यूज होता है। तो आपका डी का हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर आपका डी का 2 हो जाएगा। फिर आपका होता है लंप लाइम। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका लाइम स्टोन होता है, उसी को जब कैल्सिनेशन प्रोसेस जब हम लोग करते हैं, तो वहाँ से जो लाइम निकल के आता है वो आपका क्या होता है, क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम का जो फार्मूला होता है भैया क्या होता है, CaO होता है। जब यही क्विकलाइम जो किल्न से ताज़ा ताज़ा निकल के आ रहा है, भट्ठी में बनाया जाता है ना, भट्ठी जब ताज़ा ताज़ा निकल के आता है, उसी को हम लोग लंप लाइम कहते हैं। तो लंप लाइम इज द क्विक लाइम फ्रॉम द किल्न। ठीक है, कंकर क्या होगा, पुट लाइम पुट्टी। तो इस प्रकार से जो है आपको लोगों को मैच द फॉलोइंग करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइम यूज फॉर मेकिंग मोटार। आप सभी को पता है कि आप सुनते रहते हो कि लाइम जो हमारा होता है, कुछ लाइम तो जैसे लाइम आपका जो होता है, आपका फैट लाइम होता है, 3 प्रकार से होता है। क्या होता है, फैट लाइम होता है, एक आपका जो होता है हाइड्रोलिक लाइम होता है, एक आपका जो होता है पोर लाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैट लाइम होता है उसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं और आपका जो है प्लास्टर कार्यों में यूज करते हैं। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो मोटार में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का है। हाइड्रोलिक लाइम जो है 3 प्रकार से बांटा गया, फेबली, मॉडरेटली और आपका जो है इमिनेंटली। तो जो आपके ये प्रकार के जो होते हैं, सेमी हाइड्रोलिक लाइम और इमिनेंटली हाइड्रोलिक, इन दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं किस में, आपका मोटर बनाने में। पर जो इमिनेंटली हाइड्रो, यहाँ पे जो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। आल आप द के साथ जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फैट लाइम को हम लोग मोटर में ना यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इमिनेंटली होगा। इमिनेंटली आपका जो क्लास ए के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ तक आपके लाइम को फिर से फर्दर उनके जो है स्ट्रेंथ के आधार पर फिर उनको जो है मौजूद क्ले कंटेंट के आधार पर फिर से उनको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आपका क्लास सी होगा, क्लास ए का होगा, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। आपने अगर लाइम वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के लाइम वाला जो टॉपिक है, मैंने 102 वीडियो में कराई, आप उसको देख सकते हो। पुट्टी किससे बनती है, तो आप सभी को पता है पाउडर चाक है, रॉयल इंसिटा 20 का हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है स्लेकिंग ऑफ लाइम इज अफेक्टेड बाई। अब आपको बता देता हूँ कि स्लेकिंग क्या होता है। भी आपको पता है ना कि लाइम में क्या होता है, जैसे आप लोग जो है वाटर को ऐड करते हो, तो वाटर को ऐड करने के साथ ही वो क्या है, हाइड्रेटेड प्रोसेस हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जो होता है प्रकार का हाइड्रेटेड लाइम होता है। और इस प्रोसेस जो आपकी होती है हमारी स्लेकिंग प्रोसेस हो जाती है। लेकिन ये जो है किस पे इफेक्ट होती है, अगर हम लोग ये एयर में होता है ना, तो ये इफेक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, क्योंकि एयर में आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और ये जब CaO CO2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, फिर से आपका लाइम स्टोन बन जाता है। तो ये जो है स्लेकिंग की क्रिया आपकी जो है एक्सपोज टू एयर से आपकी अफेक्ट होती है। क्रशिंग द लंप लाइम। लंप लाइम मतलब क्या हो गया कि अगर लाइम में जो थोड़े थोड़े ढीले ऐसे बन जाते हैं, अगर उनको क्रश कर दें तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ स्लेकिंग बढ़ जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जो है लाइम लंप के स्लेकिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इमर्जिंग द लाइम भैया तो इफेक्ट करता ही करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुमूल्य उत्तर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है लाइम हैविंग सीमेंटेशन प्रॉपर्टी इज। तो ऐसा कौन सा लाइम है जिसके अंदर आपकी सीमेंटेशन प्रॉपर्टी आपकी होती है। तो इमिनेंटली हो गया, मैंने पीछे डिस्कस किया था, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, सेमी हाइड्रोलिक लाइम, आपका बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। देखो जो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है, जिसको हम लोग क्लास ए वाला लाइम कहते हैं, उसकी जो 14 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 1.75 न्यूटन पर स्क्वायर होती है और 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 2.8 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। ठीक ऐसे ही जो आपका सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है क्लास बी के अंतर्गत आता है, उसकी जो 14 दिन की स्ट्रेंथ होती है 1.25 होती है और 28 दिन की स्ट्रेंथ 1.75 न्यूटन पर स्क्वायर होती है और 1:3 में ये आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दनवेयर। अर्दनवेयर में ग्लेजिंग का प्रोसेस क्या होता है, इम्परवियस के रूप में काम आता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। लाइम इज प्रोड्यूस फ्राम लाइम स्टोन थ्रू ए प्रोसेस आप। तो भैया जो आपका लाइम होता है
जिसको हम लोग CaCO3 को जब हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन करते हैं लगभग 800 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, तब जा करके आपका यहाँ से CO निकल के आता है और CO2 गैस आपकी रिलीज होती है। तो आप सभी को पता है, इसको बस हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला है लाइम पुट्टी। तो भैया आप सभी को बता दूं कि लाइम पुट्टी जो आपकी होती है वो पाउडर चाक पर लिंसीडाल से बनती है। तो ये प्रकार का फैट लाइम का पेस्ट होता नहीं, और इसको जो हम लोग जो है 2 से 3 दिन के अंदर इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ये 102 BA का यह भी नहीं होगा। और इस प्रिपेयर्ड बाई एडिंग वाटर टू लाइम, तो इसको जो है वाटर में लाइम ऐड करने से, लाइम वाटर ऐड करने से प्रिपेयर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। सी आपका क्या होगा, बहुमूल उत्तर आपका रहने वाला है। The process of adding water to lime to convert it hydrated lime is known as। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम, मतलब कि आपका जो CaO हो, आपका लाइम होता है, आपको सभी को पता है कि आपका जो CaO आपका वो लाइम है। जब इसके अंदर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रेटेड लाइम। तो यहाँ जो निकल के आता है वो CaOH का होल ट्वाइस निकल के आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वाले लाइम को तो हम लोग हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं या स्लेक्ड लाइम कहते हैं, पर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो स्लेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेकिंग। कैल्सिनेशन से क्या होता है, कैल्सिनेशन से तो आपका लाइमस्टोन पहले बनता है। लाइमस्टोन जो आपका CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इस लाइमस्टोन से आपका जो CaO बनता है, जो CO में जब पानी मिलाया जाता है तब आपका जा करके बनता है आपका हाइड्रेटेड लाइम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है द लाइम सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार, इनमें से कौन सा ऐसा लाइम है जो कि मोटार को बनाने के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन नंबर है क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, प्योर लाइम। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा क्या, हाइड्रोलिक लाइम होगा। क्या होगा भैया, हाइड्रोलिक लाइम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम का यूज ही हम लोग क्या करते हैं, वो मोटार को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। और क्विक लाइम जो आपका होता है इसको हम लोग CaO कहते हैं, आपका ये लाइमस्टोन निकल के आता है। फैट लाइम आपका जो होता है वाइट वॉशिंग में यूज होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन। भैया जो आपका हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोलिक लाइम आपका जो है बर्निंग ऑफ कंकर जो आपका होता है उसके बर्निंग से आपका हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन से आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम लाइमस्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लाइमस्टोन के बर्निंग से जो निकल के आता है वो हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ठीक, एडिंग वाटर आफ्टर क्विक लाइम, तो हाइड्रेटेड लाइम आपका निकल के आता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक लाइम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बर्निंग ऑफ कंकर से आपका जो हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइम व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। जो आपका लाइम होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम, बाय द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, जो आपका फार्मूला होता है क्विक लाइम का वो क्या होता है भैया, वो याद रखना CaO होता है क्विक लाइम का फार्मूला। CaCO3 किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, मतलब लाइमस्टोन का आपका ये फार्मूला होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जो होता है हाइड्रेटेड लाइम का होता है, सी ऑप्शन फार्मूला। लेकिन कोई पूछा क्विक लाइम का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका क्विक लाइम का उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिटी। तो आप सभी को बता दूं कि हाइड्रोलिसिटी जो होता है लाइम के अंदर वो प्रोवाइड करता है आपका क्ले कंटेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम आपको बताना है क्विक लाइम आपका क्या होता है। तो आपको बता देता हूँ कि क्विक लाइम जो आपका होता है लाइमस्टोन से प्राप्त होता है। क्विक लाइम हमारा सोलो इन सेटिंग तो होता है, पर साथ ही साथ ये रैपिड इन सेलेक्टिंग भी करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। भैया जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि ऑप्टेन किया जाता है कहाँ से, तो जिप्सम से आपका ये प्राप्त किया जाता है। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है फैट लाइम इज आल्सो कॉल्ड एज। भैया जो आपका फैट लाइम होता है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, हाई कैल्शियम लाइम के नाम से जानते हैं, पुअर लाइम के नाम से जानते हैं, रिच लाइम के नाम से जानते हैं और वाइट लाइम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी में ही ऐसा लिखा हुआ है कि फैट लाइम को हम लोग जो है वाइट लाइम के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है, मैंने डिस्कस कर रखा है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
फैट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम एडिशन आप। तो भैया आप सभी को मैं बता देता हूँ कि क्ले जो होता है वो आपका जो है क्ले कंटेंट जो आपका होता है वो हाइड्रोलिक लाइम के एडिशन में यूज होता है। जब भी हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से हाइड्रोलिक लाइम का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे आपको हम लोग क्ले कंटेंट को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उसका करेक्ट उत्तर होगा। एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजलाना ऑफ लाइम। तो मैं बता देता हूँ कि एडवांटेज क्या होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पोजलाना सीमेंट आपकी होती है, पोजलाना में कुछ कंटेंट मिलाया जाता है तो उससे कुछ उसकी इनहेंस हो जाती है प्रॉपर्टीज़। तो इसी तरीके से लाइम के अंदर क्या होता है, जब भी आपका एडिंग किया जाता है पोजलाना को तो वहाँ पर क्या होता है वो इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग को भी, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक को भी, और इम्पार्ट करता है ग्रेटर स्ट्रेंथ को भी, रिड्यूस करता है सिंक्रेज को भी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं सारी बातें आपकी सही हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फैट लाइम कैन बी मेज्ड इन। अच्छा देखो, आप लोगों के दिमाग में आता होगा यार कि ये हम आपके कंटेंट पे विश्वास कैसे करें। यार देखो, कंटेंट पे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है ना कि मैं कहाँ से कंटेंट का सोर्स मेरा क्या है। जो बीटेक में एक बुक्स लगती है वो बुक्स है इंजीनियरिंग मटेरियल बाय रंगवाला। मैं जितना भी एक्सप्लेनेशन करता हूँ ये क्वेश्चन तो मैं उठाता हूँ आपकी एक बुक से जिसका नाम है जीके पब्लिकेशन, और जो मैं कंटेंट को डिस्क्राइब करता हूँ वो है हमारी बुक रंग वाला। आप लोग यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लेके देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस की जो बुक है बाई रंग वाला, जो कि बीटेक में लगती है, एक अच्छी बुक है। तो मैं उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि किसी एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग मुझसे अगर प्रूफ मांगोगे ना तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि यार आप ये सोर्स लगा दो। सोर्स मैं दूंगा, कि सोर्स मैं ला के दूंगा ना कि हाँ यहाँ पे सोर्स लगा दो, यहाँ से लिख के दे देना कि हाँ क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो यार करना तो पड़ेगा विश्वास आपको। फैट लाइम कैन बी यूज इन। जो फैट लाइम आपकी होती है यूज होती है कहाँ पे, तो डिस्टेंपर में। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम मोटर किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका हाइड्रोलिक लाइम से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका एज कम्पेयर टू फैट लाइम द हाइड्रोलिक लाइम इज। तो भैया फैट लाइम के कंपेयर में हाइड्रोलिक लाइम ज़्यादा तेजी से फास्ट सेट करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाइम हैविंग हाई कैल्शियम ऑक्साइड। मैं आपको बता देता हूँ जो आपका फैट लाइम होता है उसके अंदर जो है हाई कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि 95% तक होता है। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे सीमेंट शुरू होता है, क्या शुरू होता है भैया, सीमेंट शुरू होता है। ठीक, सीमेंट आपका यहाँ शुरू होता है। मैं आपको सीमेंट दिखा देता हूँ कुछ, कि सीमेंट की कुछ झलक दिखाता हूँ आपको। सीमेंट की कुछ झलक दिखाता हूँ आपको, सीमेंट की मैं झलक दिखाने की कोशिश करूँगा। सीमेंट की कुछ झलक, सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट हम पर लोग पढ़े ना तो सीमेंट आना चाहिए दिमाग में। सीमेंट यार, सिविल इंजीनियरिंग इतनी आसान चीज़ है ना, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है तो मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे चीज़ दिखती हैं भाई। देखो ये आपकी सीमेंट है। आप सभी को पता ही है आपकी जो सीमेंट होती है ना, सीमेंट जो आपका एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का भैया बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, इससे पहले आपका जो होता लाइम यूज होता था। आप सभी को जानकारी ये होनी चाहिए कि प्राचीन समय में एंशियंट टाइम पे हम लोग लाइम का ही भरोसा था, लाइम के द्वारा ही हम लोग सारी स्ट्रक्चर यूज करते थे। आज अभी कहीं कहीं जाके बिल्डिंगें तुम देखे होते होगे, अभी भी वो विद्यमान बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगें अभी ही मौजूद हालत में हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय की लाइम की उतनी स्ट्रेंथ रहती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे इन्वायरमेंटल इशूज़ ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं ना कि वो अब लाइम नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सीमेंट को यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट की खोज किसने की, तो सीमेंट की खोज किसने की थी, आप सभी को पता होना चाहिए, जोसेफ स्पीडन ने की थी। 1824 के अंदर जो है जोसेफ स्पीडन ने सीमेंट का इन्वेंशन किया था। अच्छा, अब बताओ इसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, तो सीमेंट की भैया जो स्टैंडर्ड डेंसिटी आपकी होती है वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर आपसे पूछे वॉल्यूम कितना होता है इसके एक बैग का, तो 0.0347 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। अच्छा, हम आपसे पूछे कि टॉलरेंस कितना होता है इसके मेजरमेंट में, ±2% का होता है। भैया सीमेंट तो जान गए हैं भैया होता है, लेकिन अब सीमेंट का आप, अच्छा हाँ, एक बैग का भैया, हाँ कोई पूछ रहा था कि एक बैग का वेट कितना होता है, 50 kg का बैग होता है। भैया जो आपकी सीमेंट होती है ना, इसमें सीमेंट में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं भैया, सीमेंट के अंदर आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में तो CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है, जो कि आपका जो है
लाइम जिसको हम लोग कहते हैं कितना होता है, वो 60 से 65% आपका लाइम होता है, ठीक है। और इसके अंदर सिलिका की मात्रा भी होती है जो कि आपका 17 से लेकर के 25% तक होती है। ऑफिस के अंदर एल्यूमिना भी होता है जो कि आपका 3 से लेकर के 8% तक होता है। और इसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी होता है, 0.5 से लेकर के 6% आयरन ऑक्साइड होता है। फिर इसके अंदर मैग्नीशिया भी होता है जो कि 0.1 से लेकर के 4% तक होता है। फिर इसके अंदर सोडा एंड पोटास और कुछ एल्कलीज, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड लेस देन 1% तक होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट आपके सीमेंट के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को देखते हैं भैया। इसी तरीके से हम लोग जो है अपने डेली वाली क्लास में करते हैं। तो अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमसे 9 से 10 बजे के बीच में मिल सकते हैं। कभी कभी हमारी वीडियो 9 से 10 बजे बीच में आती है, कुछ हमारे नेट इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो हमारी थोड़ा लेट हो जाती है क्लास, पर हम डेली 9 बजे क्लास कोशिश करते हैं कि हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगला पहला क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट के अंदर इनिशियल सेटिंग किससे वजह से होती है। आपको बता दूं, सीमेंट जब भी आपकी बनती है तो उसके अंदर कुछ बॉक्स कंपाउंड बनते हैं। वो बॉक्स कंपाउंड ही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशियल सेटिंग के लिए। तो उसमें आपका पहला बॉक्स कंपाउंड C3A होता है जो कि आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का नाम से जानता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्विक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग। आप तो क्विक लाइम को अभी एक क्वेश्चन लाइम का आ गया, पीछे छूटा था। जो क्विक लाइम का होता है लाइमस्टोन के बर्निंग से प्राप्त होता है। बी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लाइमस्टोन के बर्निंग से प्राप्त होता है। बी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है मैच लिस्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो बॉक्स कंपाउंड हाई एलई को स्टैंड करते हैं तो वो आपकी C3S होती है। तो हाई एलई के लिए आपका C3S के हो जाएगा। अगर हम कहें इनिशियल सेटिंग के लिए जो होती है वो आपकी C3A होती है, तो बी का हो जाएगा 1। अगर मैं कहूँ स्ट्रेंथ जो होती है बहुत लेटर लंबे समय तक जो प्राप्त होती है वो C2S की वजह से होती है, तो हो जाएगा सी का 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो OPC सीमेंट के लिए जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आपका 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग आपका जो है 10 घंटे होता है, इसी को हम लोग 600 मिनट भी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इनिशियल सेटिंग टाइम को पूछ लिया है, तो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम लिखा था 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बी आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर ऑक्यूर्स ड्यू टू। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसमें। भैया जो आपकी सेटिंग और हार्डनिंग की जो प्रोसेस होती है आपके सीमेंट की, उसके अंदर जो है हाइड्रेशन और आपका हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। बी आपका हो जाएगा, आपका उत्तर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि साउंडनेस टेस्ट, जैसे आपको पता है हमने लाइम में कुछ टेस्ट पढ़ा था जिसमें हमने जो है सीमेंट स्टोन में कुछ टेस्ट पढ़ा था, एसिड टेस्ट हो गया, ब्राड टेस्ट हो गया, सब पढ़ा था। इसी प्रकार का सीमेंट की भी फिजिकल केमिकल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए सीमेंट को यूज़ करने से पहले कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उन टेस्ट के कुछ एपरेटस दिए हैं, फिर उनके सामने टेस्ट का नाम दिया है कि कौन से टेस्ट किससे किए जाते हैं। तो बता देता हूँ कि जो आपका साउंडनेस टेस्ट होता है वो आपका ली चेटेलियर apparatus से किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपका है, आपका जो है ये विकार्ड apparatus से किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट लेटर एज, ये कहाँ गया है, तो भाई गलत टाइप हो गया है। फाइनेस्ट टेस्ट जो आपका होता है वो आपका जो है परमेबिलिटी apparatus कह लो, या आपको नर्स एंड ली apparatus कह लो, या आपको जो है परमेबिलिटी के लिए वैगनर डेविटीमीटर कह लो। तो इसमें 2-3 टेस्ट होते हैं, वो जो आपके इससे किया जाता है। फाइनेंस के लिए ISC मेथड भी होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका किया जाता है। तो यहाँ पे साउंडनेस टेस्ट से होगा आपका ली चेटेलियर से, तो ए का हो जाएगा कितना, ए का हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन ए का 2। इनिशियल सेटिंग है विकार्ड apparatus, तो बी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। ये गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करके था, तो वो का इंडस्ट्रियल टेस्टिंग मशीन हम लोग कर सकते हैं, इससे होगा। अगला क्वेश्चन आपका है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का IS कोड कितना होता है, आपको याद रखना IS कोड 8041 होता है। और इसके अंदर CTS की मात्रा जो है ज़्यादा मात्रा में होती है एज कम्पेयर टू OPC सीमेंट के, और इसीलिए इसका कास्ट 10% बढ़ के आती है। और ये जो जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे हमको ये जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी 1 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वही स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट की 3 दिन की होती है OPC की। तो इसके अंदर हाई टेरिकल सिलिकेट होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है लिमिट स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो OPC सीमेंट का जो आपका फाइनेंस होता है वो आपका 2250 सेंटीमीटर का पर ग्राम होता है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड इन ड्रेसिंग हंटिंग आर्डर। तो देखो जो भी आपके बोग कंपाउंड होते हैं ना, ये आपका C2S है। जो भी आपके बोग कंपाउंड होते हैं तो उनमें रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है, सबसे अधिक जो होती है C4AF की होती है, उसके बाद आपका C3A की होती है, उसके बाद C3S की होती है, उसके बाद C2S की होती है। तो ये इनका क्रम होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन का, किसका, रेट ऑफ हाइड्रेशन का, ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम होता है, इस बात को ध्यान रखना। फ्री मैग्नीशिया क्या होना चाहिए भैया, जो आपकी सीमेंट होती है उसके अंदर 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन
5% अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा, 4% आपका राइट आंसर होगा। फ्री मैग्नीशिया की मात्रा सीमेंट के अंदर किससे कम होनी चाहिए? तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी टेस्ट, तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट आपका ISC मेथड से भी करते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड से भी करते हैं, तो ये दोनों ठीक है। और एक आपका वैगनर टर्बिडिटी मीटर करके होता है, ये सेडिमेंटेशन मेथड लिखा है, ठीक है। ऑल ऑफ द अब यहाँ के करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अब इसका करेक्ट होगा। सेडिमेंटेशन नहीं, ये है आपका वैगनर टर्बिडिटी मीटर करके है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे शायद बेस होता है। ये सेडिमेंटेशन मेथड नाम होता है, शायद इसका नाम भी हो सकता है, इसका नाम ये भी हो। पर जहाँ तक जानकारी मेरी है, ISC मेथड होता है, एयर परमिबिलिटी मेथड होता है, जो कि फाइनेंस निकालने की यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग 10% की रेजिड्यू निकालते हैं, फिर एयर परमिबिलिटी स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे बात किया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर होगा आपका डी उत्तर क्या होगा, करेक्ट होगा। फाइनर द सीमेंट मोर, जैसे जैसे आपको सीमेंट की फाइनेंस को बढ़ाते जाते हो, उसकी स्ट्रेंथ गेनिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ जाती है, वर्केबिलिटी भी उसकी बढ़ जाती है, श्रिंकेज भी उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल ऑफ द अब इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लिफ्ट द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड इन डिसेंडिंग आर्डर विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर मैं उनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं उनके स्ट्रेंथ वाइज बात करूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, C3S की होती है, उसके बाद आपकी C2S की होती है, उसके बाद आपकी C3A की होती है, उसके बाद आपके C4AF की होती है। तो इस तरीके से उनके स्ट्रेंथ में वेरिएशन होता है। आपका डिसेंडिंग आर्डर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ C3S की होती है, फिर उसके बाद C2S की, फिर उसके बाद C3 C4AF की होती है, ठीक है। तो इनका क्रम इस तरीके से रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो आपको पता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जिप्सम ने यूज़ किया था, बात सही है। इसकी एक दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो OPC की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है, भी बात सही है। इस सब्जेक्ट टू लार्ज श्रिंकेज क्रैकिंग, बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग इसको जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कभी भी लो हीट्स, कभी भी हम लोग मास स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते, इसी वजह से नहीं यूज करते, क्योंकि क्रैक ज़्यादा डेवलप कर देता है। ऑल ऑफ द अब इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। कंपाउंड फेज कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर ऑफ द हीट ऑफ हार्डेशन, तो हाईएस्ट हीट ऑफ हार्डेशन C3A करता है। ट्राइकल्स एलिमिनेट कितना करता है भैया, तो 865 जूल पर ग्राम को कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जिप्सम इज एडेड टू द पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट मैन्युफैक्चरिंग अपडेट, तो क्या करता है, ये रिटार्डिंग का काम करता है जिप्सम। तो याद रखना जिप्सम क्या करता है, वो रिटार्डिंग का काम करता है, ठीक है। अगर वो एक्सीलेटर पूछता है तो कैल्शियम क्लोराइड आपका यूज होता है एक्सीलेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इन नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, तो आपको पता है कि जो आपकी लो हीट सीमेंट होती है वो आपकी यूज की जाती है मास स्ट्रक्चर में। तो मास स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट एवोल्यूशन अगर हुआ तो क्रैक जनरेट होंगे और हमारी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जब लो हीट सीमेंट को बनाते हैं तो उसके अंदर ये ऐसा कोशिश करते हैं कि जो हीट एवोल्यूट करने वाले कंट्री जैसे कि C3S और C3A, सबसे ज़्यादा यही हीट एवोल्यूट करता है। कितना करता है, 865 जूल पर ग्राम ये करता है, 5 जूल पर ग्राम ये करता है। तो इसी को हम लोग कम मात्रा में रखते हैं। तो यहाँ पे A और C आपका क्या होगा, दोनों ही हो सकता है, दोनों की मात्रा को कम कर सकते हैं। पर अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास C आना, क्योंकि C सबसे ज़्यादा हीट को एवोल्यूट करता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच एक्ट ए बाइंडर, तो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो एक्ट ए बाइंडर के रूप में काम करता है। स्लो सेटिंग सीमेंट हायर परसेंटेज आप क्या होता है, स्लो सेटिंग सीमेंट में हायर परसेंट आपका जिप्सम आपका जो है हायर परसेंटेज में होता है, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है फॉल्स सेटिंग आप इन OPC की वजह से होता है, तो कैल्शियम सल्फेट की वजह से होता है, सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्विक सेटिंग सीमेंट, द कंपाउंड एडेड, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है उसमें हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं, जो कि क्विक सेटिंग सीमेंट में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेट कंटेंट कितना CO में 60 से 65% होता है, इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, अगर वो पूछता कि केवल हाइड्रेशन के लिए तो 23% पानी लगता है, लेकिन अगर केमिकल प्रोसेस के लिए पूछता है तो इसमें 15% पानी और जो जाता है, जो कि जल वाटर स्पेस रेशियो के लिए होता है, तो टोटल 38% पानी लगता है आपका। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है लो हीट सीमेंट में कौन सा कॉन्स्टेंट मिनिमम में होता है, तो आपका C3A मात्रा क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। ये भैया आपको बहुत ही कम मात्रा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन आपका सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट कंटेंस, जो अभी आपका सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट होता है उसमें हाई सिलिकेट कंटेंट होता है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पे डिपेंड अपॉन, तो अकॉर्डिंग टू अब्रामला वाटर सीमेंट रेशियो की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। पर वाटर सीमेंट रेशियो अगर एक जो होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो स्ट्रेंथ हमारी उसी के रिस्पेक्ट में घटती है और बढ़ती रहती है। तो बी यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भैया यहाँ तक आपके टोटल लगभग हमने 70 क्वेश्चन, लगभग 60-70 क्वेश्चन किए होंगे। तो विद इन 40 मिनट में हमने कोशिश करने की कोशिश की है, जो कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, स्टोन हुआ, ब्रिक हुआ और आपका जो है लाइम हो गया,
और आपका जो लाइम के साथ साथ हमारा सीमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप सभी लोग क्लास में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलिए। और लास्ट में यही कहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी यकीनन, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ रोज़ डेली हमारे साथ जुड़िए 9 बजे और आज चीज़ों को रिवाइज करिए। और आपने जो सप्ताह में जितने भी सप्ताह में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उस सब का आपको आज को रिवाइज करना है। मिलते हैं फिर कल 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।